Okay, friends, once again, welcome back and a very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your friends all are safe. And you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing chapter number 5, and in the last lecture, we had discussed the topic correspondent to the Earth's magnetic field. And today we are going to solve some numerical based on the Earth's magnetic field. फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड था उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था। तो चलो, कोई मुझे बताएगा विच आर द थ्री जियोमैग्नेटिक पैरामीटर्स। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को साइंटिफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए कौन से तीन पैरामीटर्स हमने डिफाइन किए थे? किसी को पता है? कैन एनीबडी गिव मी द आंसर? हमने कौन से तीन पैरामीटर्स को डिफाइन किया था? कोई बता सकता है? Declination angle of leap. ओके, वेरी गुड। कौन बोला? Rushi Doshi. ऋषि, गुड। एक तो डेक्लिनेशन, दूसरा था एंगल ऑफ डीप, और अपार्ट फ्रॉम दैट एक और था। Horizontal and vertical component. वेरी गुड, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। चलो, कोई मुझे बताएगा व्हाट वाज द डेक्लिनेशन? किसको डेक्लिनेशन बोलते हैं? Angle between magnetic and geographical meridian. वेरी गुड, एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन। ऐसा भी कह सकते हैं कि एक्चुअल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के बीच में जो एंगल होता है उसको डेक्लिनेशन बोलते हैं। चलो, कोई बताएगा व्हाट इज द एंगल ऑफ डीप? एंगल ऑफ डीप किसको बोलते हैं? Angle between the magnetic field and the earth surface. वेरी गुड। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ, मतलब अर्थ के सरफेस के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल होता है वो मैग्नेटिक, उसको इंक्लिनेशन या फिर एंगल ऑफ डीप बोलते हैं। तो ये जो एंगल ऑफ डीप होता है वो ऑलवेज मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर होता है, बिकॉज दैट इज द एंगल मेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विद द हॉरिजॉन्टल, and the plane which accommodate the magnetic field lines is known as the magnetic meridian. तो मतलब ये जो एंगल ऑफ डीप जो होता है वो मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर ही होता है। और लास्ट में मैंने आपको एक सारे मैग्नेटिक पैरामीटर एक ही फिगर में आ जाए ऐसा मैंने एक फिगर भी आपको ड्रॉ करके दिया था, उसका मैंने स्क्रीनशॉट भी आपको भेज दिया है। तो अब कुछ न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पे उसके बेस पे लेने वाले हैं फ्रेंड्स। So let us try to discuss that numericals. Okay. Illustration number 1, 2, 3 है। illustration number 3 आप अब ट्राई करना, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। illustration number 3 में 3-4 क्वेश्चन है और बहुत ही इंटेलिजेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दैट जस्ट यू ट्राई टू रिफर। ये मैं आपको अभी होमवर्क में दे रहा हूँ। illustration number 3, 4 हमने कर दिया है। अच्छा, 5th आज हम करेंगे, बट अभी नहीं करेंगे। 5th को लास्ट में डिस्कस करेंगे, बट बिकॉज आज हम जो करने वाले हैं वो जियोमैग्नेटिक पैरामीटर्स के बेस पे कुछ क्वेश्चन हमको करना है। ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है, 7th, वो मैं अभी आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, उसको आप ट्राई करना। 7th क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, उसको ट्राई करना। 3rd मैंने होमवर्क में दिया, 7th को होमवर्क में दिया, 8th वैसे हो गया है। चलो, कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन पे आ जाओ फ्रेंड्स। क्या आपके मोबाइल के स्क्रीन पे ये क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिख रहा है? Yes, sir. Okay. So what is the exactly the question is, in the magnetic meridian at some certain place the horizontal component of the earth's magnetic field is given. आपको अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया हुआ है, एंड व्हाट यू रिक्वायर्ड, वहां पे आपको एंगल ऑफ डीप भी दिया हुआ है। तो उस जगह पे आपको अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है।
आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को शो करने के लिए टेक्स्ट बुक ने सब जगह पे HE सिंबल लिखा हुआ है। मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को शो करने के लिए BH बोलूंगा। तो आपको पता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या था? किसी को याद है? BH इक्वल्स टू BOS इक्वल्स टू, हमने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट के फॉर्मुलेशंस किए थे लास्ट टाइम। किसी को याद है BH इज इक्वल्स टू व्हाट? याद करो, अगर ये अर्थ का डीप एंगल है तो बी का ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का कंपोनेंट कौन सा होता है? cos theta. हाँ, तो दैट इज अ बी कोस फाइव, वेर फाइव इज द इंक्लिनेशन। वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो बी साइन फाइव होता है, वेर फाइव इज द इंक्लिनेशन। तो बी एच इज इक्वल टू बी ऑफ अर्थ इंटू कोस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया हुआ है, यहाँ पे आपको एंगल ऑफ डीप दिया हुआ है, तो क्या आप अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हो? इट इज जस्ट वन Yes, एस क्यू, इट इज जस्ट एस क्यू। कर सकते हो? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया हुआ है, एंगल ऑफ डीप दिया है, आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? yes, sir. तो ये आप कर सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं है। ओके, Yes, sir. ओके, so let's solve some numerical of exercise. अब एक्सरसाइज का 1 एंड 2 जो क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बेस पे है, और उसमें कुछ इंफॉर्मेशन भी है। ऐसा नहीं है कि जस्ट क्वेश्चन है, कुछ इंफॉर्मेशन भी है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सरसाइज 5.2 इज मींट मेनली टू अराउज योर क्यूरियोसिटी. Answer to some questions above are is a tentative and almost approximate. So brief answer wherever possible are given at the end of the book. For detail, you should consult a good text on the geomagnetism. तो ये जो दूसरा क्वेश्चन है ना, जो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के लिए ये इंफॉर्मेशन है कि दोनों में कुछ ना कुछ अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछने के लिए नहीं है, बट वो इंपॉर्टेंट है आपके नॉलेज के लिए, आपका क्यूरियोसिटी के लिए, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के जो और भी कुछ कंसेप्ट है वो समझने के लिए ये जरूरी है। तो मैं ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, लार्ड सर की बुक में वो बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है, जस्ट इसको रिफर करना। तो अर्थ का मैग्नेटिज्म जो है पूरा आपको, मतलब जो भी आप अगर समझे थे और थोड़ा और यहाँ पे आपको नॉलेज मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करके क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने डिस्कस किया लिया था। तो नाउ इट इज द टर्न टू डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 10। 2 to 9 ऑलरेडी हैड डन। 10th क्वेश्चन पे आ जाओ। तो क्या आपके मोबाइल के स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हो? Yes, sir. ओके, सो व्हाट इज द एग्जैक्टली द क्वेश्चन इज द मैग्नेटिक नीडल free to rotate in the vertical plane to the magnetic meridian has its north tip pointed at the 22 degree with the horizontal. मतलब एक वर्टिकल प्लेन के अंदर मैंने मैग्नेटिक नीडल को रखा, तो मैग्नेटिक नीडल को वर्टिकल प्लेन के अंदर रखा, तो पता चला कि वो उसका जो नॉर्थ पोल है वो 22 डिग्री डीप, मतलब 22 डीप वो अलाइन हो रहा है। तो कोई मुझे बताएगा ये हमको 22 क्या दिया हुआ है एक्चुअली? कोई वर्टिकल प्लेन के अंदर मैंने मैग्नेटिक नीडल को रखा, तो एंगल ऑफ डीप। हाँ, तो ये सपोज कि कोई मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो हमारा जो जो निडल था वो कुछ इस हिसाब से ओरिएंट हुआ, हॉरिजॉन्टल के साथ उसने जो एंगल बनाया वो 22 डिग्री था। तो ऑब्वियसली दैट मस्ट बी अ एंगल ऑफ डीप। तो डायरेक्टली नहीं, बट उन लोगों ने इनडायरेक्टली हमको एंगल ऑफ डीप दिया हुआ है। एंगल ऑफ डीप को टेक्स्ट बुक के अंदर उसका आई सिंबल दिया हुआ है, मैं उसको फाइव बोलूंगा, चलेगा ना फ्रेंड्स? एंगल ऑफ डीप का जो सिंबल है मैं उसको फाइव बोलूंगा। तो फाइव इज इक्वल्स टू 22 डिग्री दिया हुआ है। The horizontal component of the Earth's magnetic field at that particular place is found to be a 0.35 Gauss.
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको दिया है 0.35 गॉस, और आपको क्या करना है, डिटरमाइन द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो वापस से वही का वही, सेम टू सेम चीज। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इक्वल टू क्या लिखना चाहिए फ्रेंड्स? ગયા હતા બસ મારા કાકાજી છોકરો છે એ લોકો આવ્યા હતા ને તો પછી કે ઊંઘી હાલતા हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इक्वल टू क्या होगा फ्रेंड्स? B cos phi. बी कोस फाई। तो यहाँ पे वंस अगेन आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वंस अगेन आपके पास एंगल ऑफ डीप है। तो कैन यू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड? Yes, sir. इज इट ओके फ्रेंड्स? क्या ये मिल जाएगा आपको? Yes, sir. ओके, तो कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। At a certain location in Africa, a compass points 12 west of geographic north, and the north tip of the magnetic needle of a deep circle placed in the plane of magnetic meridian is 60 डिग्री। चलो, कोई मुझे बताएगा यहाँ पे कौन कौन सा चीज दिया हुआ है? ये जो अगर, Angle of dip. हाँ, पहला जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है? एट सर्टेन लोकेशन एट अफ्रीका द कंपास निडल पॉइंटेड टुवर्ड्स द 12 डिग्री वेस्ट फ्रॉम द नॉर्थ। मतलब जियोग्राफिक नॉर्थ से वो 12 डिग्री पे वेस्ट पे जा रही है। तो आपको पता है कि मैग्नेटिक नीडल तो ऑलवेज कौन से डायरेक्शन में अलाइन होती है? तो वो तो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में अलाइन होती है। तो जियोग्राफिक नॉर्थ से उसका 20 डिग्री वेस्ट के साइड है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे ये 12 डिग्री क्या दिया हुआ है? डायरेक्टली डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली अपने हम लोगों को 12 डिग्री क्या दिया हुआ है, कोई बताएगा मुझे? हाँ, तो हमको डेक्लिनेशन दिया हुआ है। हॉरिजॉन्टल, एक्चुअल नॉर्थ साउथ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ के बीच में जो एंगल होता है उसको डेक्लिनेशन बोलते हैं। तो डेक्लिनेशन हमको यहाँ पे दिया हुआ है, डेक्लिनेशन को मैं बोलूंगा डी बोलूंगा, चलो। वो 12 डिग्री दिया हुआ है, और फिर उसके बाद मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर अगर मैग्नेटिक नीडल को रखते हैं तो वो 60 डिग्री डीप, 60 डिग्री डीप पे सेट होती है। तो अब ये 60 डिग्री क्या दिया है, कोई बताएगा मुझे? मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर Inclination. हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनता है मैग्नेटिक नीडल का, तो वो क्या होता है? Inclination. इंक्लिनेशन होता है। तो हमको यहाँ पे एंगल ऑफ डीप या इंक्लिनेशन भी दिया हुआ है, उसको मैं 5 बोल देता हूं, तो वो 60 डिग्री है। तो once again the question is the same, what is the horizontal component of the earth's magnetic field? अच्छा, दिया है कि horizontal component is given by the point for 16 Gauss, then what is the direction as well as the magnitude of the earth's magnetic field? तो देखो यहाँ पे नया क्या है, मैग्नीट्यूड तो हमने आगे के 2 क्वेश्चन में भी फाइंड किया। यहाँ पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मुझे फाइंड करना है। तो सिंपली हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई पहले तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इज इक्वल्स टू बी कोस फाई कर देते हैं। एंगल ऑफ डीप आपको 60 दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी आपको दिया हुआ है 0.16 गॉस, तो आपको बी मिल जाएगा। तो बी आपको कुछ मिलेगा 0.32 गॉस मिल जाएगा। तो मैग्नीट्यूड तो मिल गया, बट डायरेक्शन बताना है मुझे। ये अर्थ के मैग्नीट्यूड का पता चल गया, मुझे डायरेक्शन बताना है। तो जो क्वेश्चन में लिखा है वही लिख देना है आपको डायरेक्शन के बारे में। तो बोलना है आपको कि क्या बोलना है कि द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज 22 डिग्री टुवर्ड्स द 20, इट इज 12 डिग्री वेस्ट फ्रॉम नॉर्थ, जियोग्राफिक नॉर्थ। आई रिपीट, आपको जो क्वेश्चन में दिखा दिखा हुआ है वही तो आपको लिख देना है कि डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का। तो बोल देना है कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो 12 डिग्री फ्रॉम जियोग्राफिक नॉर्थ, एंड with the horizontal it is at the angle, with the horizontal it is at the angle 12 degree from the geographic north towards the west, and 60 degree at an angle 60 degree with the horizontal. So this is what is the direction of the magnetic field. तो जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वही वो आपको डायरेक्शन के लिए आंसर में लिखना है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 12 हमने पहले ही कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 12 ऑलरेडी हमने कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में डिस्कस करते हैं। 12 पहले ही कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं।
शॉर्ट, देखो ये जब ये शॉर्ट वर्ड लिखता है ना, whenever the short bar magnet is written, so automatically we can apply that conditions. कोई मुझे बताएगा मैं कौन से कंडीशन की बात कर रहा हूँ? Whenever the word short bar magnet is written, we can apply that condition for the small dipole, point like dipole. मतलब याद है आपको वो y r is much greater than a in the axis and equatorial में आपने पता है वो कंडीशन रख के भी कुछ लाए थे आप, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मतलब एक्सिस के लिए डायरेक्टली आप 2 kp अपॉन आर क्यूब एंड इक्वेटर पे आप खाली kp अपॉन आर क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से यहाँ पे मैग्नेटिज्म में। तो a short magnet is in a horizontal plane, has its axis aligned along the magnetic north south direction. देखो उसका जो एक्सिस है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के डायरेक्शन में अलाइंड है, and the null point are found at the axis at an angle at 14 centimeter from the center of the magnet. देखो अब एक काम करते हैं, हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना, वो सपोज कैसा अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि द डायरेक्शन, नहीं ये रहा, the magnet is placed in the horizontal plane, has its axis aligned in the direction of magnetic north south. तो चलो मान लेते हैं कि ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है और ये अर्थ का नॉर्थ मैग्नेटिक पोल होगा, ये ऊपर साउथ होगा, और मैग्नेट जो है ना उसके जो एक्सिस है वो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ में ही ओरिएंटेड है। तो मैग्नेट का जो एक्सिस है, तो अज्यूम दैट दिस इज व्हाट इज द मैग्नेट। तो आप देख सकते हो कि मैग्नेट का जो एक्सिस है वो भी अर्थ के नॉर्थ साउथ के पैरेलल ही है, मतलब इसी तरह से तो आपको मैग्नेट रखना था। और मैं ऐसा अज्यूम कर देता हूं कि यहाँ पे मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो ये नीचे की साइड है। आई एम अज्यूमिंग दैट द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज हियर। चलो ऐसा मान लेते हैं कि मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो नीचे की साइड है एंड साउथ पोल ऊपर की साइड है। तो अब ये जो मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा, मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा वो कुछ इस हिसाब से होगा। मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन रहेगा वो कुछ इस हिसाब से रहेगा। तो ये नॉर्थ में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल के आएगी एंड साउथ में वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेंटर होगी। तो अब मुझे सोच के बताओ, मुझे ये सोच के बताओ कि कौन से पॉइंट ऐसे हैं कि जहां पे मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड एंड अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। देखो आपको दो चीज सोचनी है, एक तो एक्सिस, मैग्नेट का एक्सिस सोचना है, ये रहा मैग्नेट का एक्सिस, तो ये मैग्नेट का एक्सिस है और ये जो लाइन है वो इक्वेटोरियल लाइन है मैग्नेट की। तो मुझे ये बताओ कि इक्वेटर पे या एक्सिस कौन से पॉइंट पे दोनों मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, मैग्नेट अर्थ का एंड मैग्नेट का? एक्सिस पे। हाँ एक्सिस पे। आप देख सकते हो कि मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब नीचे की तरफ है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है। तो नल पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि जहां पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। A null point is a point at which the field due to the magnet and field due to the earth are equal in opposite direction. तो ये इसको नल पॉइंट बोलते हैं कि जहां पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। तो ऑब्वियसली कोई मुझे यहाँ पे बताएगा कि नल पॉइंट मुझे इक्वेटर पे मिलेगा या एक्सिस पे मिलेगा? मैंने जिस हिसाब से ड्रॉ किया है इस हिसाब से एक्सिस। एक्सिस पे मिलेगा। तो सपोज
ए नल पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि ऐसा पॉइंट के जहां पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जीरो करना है। तो जीरो कब होगा? जब दोनों मैग्नेटिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट होंगे। सपोज द नल पॉइंट is found at r distance on axis। तो फ्रेंड्स क्या होगा कि एक्सिस का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड अर्थ ये बार मैग्नेट का एक्सिस का मैग्नेटिक दैट शुड बी इक्वल्स टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो वैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0.36 गॉस है एंड वहां पे एंगल ऑफ डीप जीरो है। तो बी एच इज इक्वल्स टू आपको पता है कि बी कोस फाइव, एंगल ऑफ डीप तो जीरो है, एंगल ऑफ डीप जीरो है मतलब कोस जीरो वन हो जाएगा। एंड बी के बदले क्या लिख, कोई मुझे बताएगा एक्सिस पे में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लिखना चाहिए मुझे? मुझे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिखना क्या चाहिए एक्सिस पे? कोई बताएगा भैया? 2 टू के पी upon r cube। So that is the formula of the magnetic field of Earth's magnetic field on the axis 2 kp upon r cube। तो करना क्या, एक्चुअली करना क्या है? वैसे r मुझे पता है कि r 14 सेंटीमीटर वो दिया गया है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो अभी चला गया, व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड on the normal bisector of the magnet at the same okay, just let us once again reading the whole question। A short bar magnet is placed in the horizontal plane, its axis aligned along the magnetic north-south direction. Null point is found at the distance 14 centimeter on its axis of the magnet from its center. The Earth's magnetic field is 0.36 Gauss and angle of dip is 0. What is the total magnetic field on the normal bisector of a magnet at the same distance as a null point? तो इसके द्वारा चलो जो भी हमको फर्स्ट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है फर्स्ट, उसके द्वारा हमको क्या मिल जाएगा? हमको ये मिल जाएगा कि म्यू 0 अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब जो है उसका जो वैल्यू है वो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0.36 गॉस वो 01 डिवाइड बाई 2 मतलब ये हो जाएगा 0.18 गॉस। मतलब ये वैल्यू मुझे मिल गया। चलो इस फर्स्ट स्टेटमेंट के द्वारा हमको ये मिला। बट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि हमको ये फाइंड, क्वेश्चन तो ऐसा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट अगर कंसीडर करते हैं तो वहां पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ऑन द सेम डिस्टेंस, इन द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मतलब 14 सेंटीमीटर पे ही, बट एक्सिस का नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब इक्वेटर पर, मतलब इक्वेटर के कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लो एट द डिस्टेंस 14 सेंटीमीटर। तो मैग्नेट से 14 सेंटीमीटर पे कोई पॉइंट कंसीडर करो तो वहां पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो मुझे ये बताओ कि ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कोई मुझे बताएगा कि बोथ द मैग्नेटिक फील्ड, उसके डायरेक्शन के बारे में कोई मुझे बताएगा? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में कोई मुझे बताएगा? चलो ये मैग्नेट का इक्वेटर मैंने देखा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो ऐसे पास हो रही है, और अर्थ का तो मैग्नेटिक फील्ड आप देख ही सकते हो, ब्लैक कलर में मैंने बताया हुआ है, वो ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे अगर अर्थ का तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, बट अगर मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको फाइंड करना है तो आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। सो आई एम जस्ट ड्रॉइंग द टेंजेंट ओवर देयर, और टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करना है कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आपका एरो रहे। तो मुझे बताओ सोच के, तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्या कह सकते हैं? दोनों एक ही डायरेक्शन में है, सेम परपेंडिकुलर डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में है। तो ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोथ मैग्नेटिक फील्ड, बोथ मैग्नेटिक फील्ड, बोथ मतलब कौन कौन से? एक तो मैग्नेट का खुद का मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आर इन सेम डायरेक्शन।
तो फिर फ्रेंड्स व्हाट इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड? तो कि भाई मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड प्लस अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो अब ये मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा? अब ये पॉइंट मैग्नेट के कौन सा वाला पॉइंट है ये मैग्नेट का कौन सा वाला पॉइंट है? इक्वेटर का पॉइंट है या एक्सिस का पॉइंट है? इक्वेटर। तो इक्वेटर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है भैया? इलेक्ट्रिकल डाइपोल का केपी अपॉन आर क्यूब। हाँ केपी अपन आर क्यूब, बट के बदले क्या लिखेंगे हम? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पाई एम अपॉन आर। अपॉन आर क्यूब प्लस बी एच इज इक्वल टू बी कोस फाई। तो बी कोस फाई तो वैसे भी जीरो कोस जीरो वन ही होता है। अब ये मैंने फाइंड कर दिया, देखो ये म्यू जीरो अपन 4 पाई एम अपन आर क्यूब मैंने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, और वो मुझे कितना मिला है? 0.180। 0.18। एंड अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कितना है भैया वहां पे? तो वो तो 0.36 गॉस है ही। तो व्हाट शुड बी द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द इक्वेटर? चलो क्या ये आपको समझ में आया फ्रेंड्स? क्या ये चीज आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। तो वही तो फाइंड करना है कि भाई वो इक्वेटर पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना होना चाहिए। तो पहले जो इन्फॉर्मेशन मुझे दिया था उसके बेस पे मैंने क्या फाइंड किया, ये म्यू नॉट अपन 4 पाई एम अपन आर क्यूब मैंने फाइंड कर दिया पहले इन्फॉर्मेशन से, और दूसरा इन्फॉर्मेशन में उसका मैंने यूज किया तो मुझे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिल गया। अब क्वेश्चन नंबर 14, इट इज ऑन द consequence ऑफ द क्वेश्चन नंबर 13। तो 14 में क्या लिखा है कि if the bar magnet in the exercise 5.13 is turned around by 180 डिग्री। अब देखो 14th क्वेश्चन में क्या करना है, मुझे ये बार मैग्नेट को 180 डिग्री रोटेट करना है और फिर सिचुएशन को सोचना है, फिर ये सिचुएशन को सोचना है। तो फ्रेंड्स मैं अभी है ना ये मेरा जो बार मैग्नेट है उसको 180 डिग्री रोटेट कर देता हूँ, और उसके बाद वापस से ये सिचुएशन को मैं सोचने का ट्राई करता हूँ। तो देखते हैं क्या हो सकता है, लेट्स सी। तो चलो मान लेते हैं कि वापस से अर्थ का तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो वही का वही है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो वही का वही है, बिकॉज वी कैन नॉट टर्न द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड टू द 180 डिग्री। हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को तो 180 डिग्री रोटेट नहीं कर सकते हैं। हाँ अभी जो हमारा जो बार मैग्नेट है उसको हम कर सकते हैं। तो बार मैग्नेट को 180 डिग्री रोटेट करना है, और फिर सोचना है। चलो बार मैग्नेट को 180 डिग्री रोटेट करते हैं। तो अब क्या होगा कि पहले नॉर्थ पोल मैंने नीचे लिया था बार मैग्नेट का, तो अब क्या हो जाएगा भैया? अब क्या हो जाएगा? डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। हाँ तो अब ये साउथ पोल मैग्नेट का नीचे आ जाएगा और नॉर्थ पोल ऊपर आ जाएगा। तो अब ये बार मैग्नेट के जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसके बारे में थोड़ा सोचो। तो नॉर्थ में से वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगे, साउथ में वो एंटर होंगे। तो ऐसे कुछ हो सकता है। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा सोचो। तो अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा वो कुछ ऐसा होगा कि नॉर्थ में से बाहर निकलेगा, साउथ में जाएगा। तो एक्सिस पे दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्या कह सकते हैं अभी? एक्सिस पे दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्या कह सकते हैं? एक्सिस पे सेम डायरेक्शन होगा। और इक्वेटर पे देखो, अब इक्वेटर पे देखो तो इक्वेटर पे ऑपोजिट। हाँ अब अर्थ का तो ऊपर की साइड ही है, बट मैग्नेट का जो है ना वो नीचे की साइड आएगा। अर्थ का तो ऊपर की साइड ही है, बट जो मैग्नेट का अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इट विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो आप देख सकते हो कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर की साइड, एंड इक्वेटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो मतलब मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नीचे की साइड होगा। तो वही तो क्वेश्चन है कि इफ द बार मैग्नेट, वही तो क्वेश्चन है कि the bar magnet in the exercise 5.13 is turned around by 180 degree
वेयर विल द न्यू नल पॉइंट बी लोकेटेड। चलो अब मुझे क्वेश्चन ये पूछा है कि अब नल पॉइंट कहाँ मिलेगा। सो फ्रॉम द फिगर, कोई मुझे बताएगा फ्रॉम फिगर। नाउ इन दिस सिचुएशन, we can get the null point on the equator or on the axis। बोलो कोई मुझे बताएगा कहाँ पे मिलेगा। इक्वेटर पे। हाँ, null point can be found on equator। चलो अब वापस से बार मैग्नेट का, अभी जो नल पॉइंट मिलेगा इक्वेटर पे मिलेगा। तो इक्वेटर पे क्या होना चाहिए, बी मैग्नेट मस्ट बी इक्वल्स टू बी होरिजेंटल। सपोज इट इज फाउंड एट डिस्टेंस आर डैश, सपोज इट इज फाउंड एट द डिस्टेंस आर डैश। चलो इक्वेटर पे मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के पी अपॉन आर क्यूब। तो म्यू जीरो अपॉन 4 पाई एम अपॉन, सपोज के आर डैश पे हमको मिलता है, सो दैट इज इक्वल टू बी एच। बट from a question number 13 we know that जो बी एच का जो वैल्यू था वो कितना था फ्रेंड्स, याद है आपको, 2 म्यू 0 अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब, वेर आर वॉज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर इफ यू रिमेंबर। तो 13 क्वेश्चन के हिसाब से मुझे पता है कि अगर एक्सिस पे 13 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे अगर सोचते तो वहां पे उसका जो मैग्नेटिक, बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एग्जैक्टली बी एच जितना था। तो अब इन दोनों को मैं कंपेयर कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को। तो अब देखो, अब कंपेयर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर डैश मुझे फाइंड करना है, और 2 म्यू 0 अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब, और आर का वैल्यू मुझे पता है 14 सेंटीमीटर, और आर डैश मुझे फाइंड करना है। ये कंपेयर करने से बेनिफिट ये हुआ कि सारा सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, और आर डैश को डायरेक्टली आप सब जगह इक्वेशन बना सकते हो। तो आर डैश का क्यूब अगर करोगे तो वो हो जाएगा आर क्यूब बाई 2, मतलब अब 0.14 सेंटीमीटर का मतलब 0.14 मीटर, तो 0.14 का स्क्वायर, 0.14 का क्यूब डिवाइड बाई 2। तो ये काम काम करो, 0.14 तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाई 2 करो, उसका क्यूब रूट निकालो। क्यूब रूट निकालना आता है ना फ्रेंड्स, कैलकुलेटर से क्यूब रूट निकालना आता है ना। ये मैंने क्या किया फ्रेंड्स, आपको समझ में आया मैंने कौन सा ट्रिक लगाया। हाँ सर। ये ट्रिक मैंने क्या अप्लाई किया पता है आपको, ये समझ में आया। 13th क्वेश्चन का कंसेप्ट यूज किया कि भाई 13 में तो जो नल पॉइंट एक्सिस पे मिल रहा था, तो वो नल पॉइंट का जो डिस्टेंस था वो 14 सेंटीमीटर था। तो उसके लिए फॉर्मूला था 2 म्यू 0 अपॉन 4 पाई एम अपॉन 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी एच। तो वो बी एच का वैल्यू मैंने यहाँ से उठा के 13 में से उठा के 14 में उसका सब्स्टिट्यूट किया, तो मुझे आर डैश मिल जाएगा। सो इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। एडिशनल एक्सरसाइज तो बाद में करते हैं अभी, बट अपार्ट फ्रॉम द एडिशनल एक्सरसाइज इज द लास्ट क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अ शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ अ मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है। बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट आपको दिया हुआ है 5.25 10⁻⁻² जूल पर टेस्ला। देखो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट जूल पर टेस्ला भी हो सकता है, पूछो क्यों। क्यों? देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट जो होता है ना, वो तो आपको वैसे नॉर्मल केस में आप क्या लिखते हो उसको, उसका यूनिट आप क्या लिखते हो, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये पता है ना फॉर्मूला NIA। नंबर ऑफ टन्स का तो यूनिट नहीं होता, आई का होता है एम्पियर एंड एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो जनरल केस हम यूज करते हैं डाइपोल मोमेंट का यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर। बट क्या आपको पता है ये टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा होता है, यस और नो। यस सर।
अब साइन थीटा तो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन इज ऑलवेज यूनिटलेस, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन जितने भी है वो यूनिटलेस है। अब टॉर्क का यूनिट क्या होता है, टॉर्क का न्यूटन इंटू मीटर, तो टॉर्क का न्यूटन इंटू मीटर मतलब जूल होता है, मतलब जूल होता है। डी का होता है टेस्ला। तो अगर आप एम को सब जगह इक्वेशन बनाते हो डाइपोल मोमेंट को, तो क्या हो जाएगा, एम का यूनिट हो जाएगा जूल पर टेस्ला, न्यूटन मीटर माने जूल, तो जूल पर टेस्ला भी लिख सकते हो आप। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट कहीं पे जूल पर टेस्ला लिखा है, तो वो कोई मतलब वो अब हम कह सकते हैं कि वो पता है, बराबर है, ठीक है, लिख सकते हैं। I repeat, a short bar magnet of the moment 5.25 10 raised to minus 2 joule per Tesla is placed with its axis perpendicular to the Earth's magnetic field. देखो मुझे थोड़ा फिगर शो करना पड़ेगा यहाँ पे। आई एम टॉकिंग द क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। एंड ओके, so this is what is the question number 15. एट व्हाट डिस्टेंस, देखो ये ऐसा दिया हुआ है कि अ मैग्नेट इज प्लेस्ड इन सच अ मैनर दैट इट्स एक्सिस बीइंग परपेंडिकुलर टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो मुझे मैग्नेट को इस हिसाब से प्लेस करना है कि उसका जो एक्सिस है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है। तो मैं है ना अभी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये जो है वो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैंने अज्यूम कर लिया कि ये नीचे से ऊपर है। तो दिस इज व्हाट इज द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। तो ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, और मुझे मैग्नेट ऐसे प्लेस करना है कि मैग्नेट का जो एक्सिस है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है। तो ये हमारा मैग्नेट है। तो आप देख सकते हो, कि जो मैग्नेट का एक्सिस है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है, यहाँ पे आप देख सकते हो। चलो मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ पे मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, कहीं पे भी आप अज्यूम कर सकते हो, आपकी मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ पे है ना वो मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, और यहाँ पे कहीं पे साउथ पोल है, ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ। तो आपको ये पता होगा कि मैग्नेट के एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डाइपोल, मैग्नेट के खुद के डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होता है। याद करो एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला था वो +2kp/r³ था, इक्वेटर पे -kp/r³ था। तो एक्सिस पे, एक्सिस का कोई भी पॉइंट आप कंसीडर, अज्यूम दैट द वी आर कंसीडरिंग दिस पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट का ये पॉइंट कंसीडर करता हूँ। तो मैग्नेट का खुद का मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में होता है, तो बोले डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में। डाइपोल मोमेंट मतलब क्या हुआ, तो मैग्नेट का डाइपोल मोमेंट जो होता है वो साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। मैग्नेट का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो साउथ से नॉर्थ, मतलब साउथ से नॉर्थ मतलब ये डायरेक्शन में। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट। तो ये मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, और अर्थ का तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की साइड है ही। अब यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि एक्सिस पे, यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि भाई what at what distance from the center of the magnet the resultant magnetic field is inclined at the angle of 45 degree with the earth's magnetic field। तो resultant magnetic field, रिजल्टेंट, ये दोनों कौन कौन से दो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, तो एक तो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मैग्नेट, और ये जो मैग्नेट है वो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। तो वो दोनों का रिजल्टेंट मुझे फाइंड करना है। तो आपको पता है कि भाई रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए एक बार ये काम आपको एक्सिस पे करना है, और दूसरी बार यही चीज आपको इक्वेटर के लिए भी सॉल्व करना है।
एक बार ये एक्सिस के लिए सॉल्व करना है, मैं एक्सिस का कोई पॉइंट लेके सॉल्व कर रहा हूँ। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम दिस विल बी द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बी इफेक्टिव है। आप देख सकते हो कि मैंने इस हिसाब से बी इफेक्टिव को बनाया कि जैसे यहाँ पे 45 डिग्री हो। तो अब मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ 45 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। तो अब थोड़ा उल्टा सोचते हैं, थोड़ा ऐसा भी हम सोच सकते हैं कि ये जो बी है, बी जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का 45 वाला कोस कंपोनेंट है। तो केस नंबर 1 वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, we are solving this question for right now for the axis. So अब from the figure I can say, from figure I can definitely say that the earth magnetic field B is actually जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है उसका कोस कंपोनेंट है। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का जो कोस कंपोनेंट है वो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। एंड रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का जो साइन कंपोनेंट है बी एच शुड बी अ, ये बी फॉर मैग्नेट, बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का साइन कंपोनेंट है। क्या यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes, sir. जनरली हम क्या करते हैं कि जनरली हम वेक्टर पे से कंपोनेंट निकालते हैं। तो यहाँ पे जनरली वेक्टर से कंपोनेंट निकालते हैं, तो यहाँ पे कंपोनेंट से वेक्टर मैंने निकाला। तो ये जो बी है वो बी इफेक्टिव का कोस कंपोनेंट है और बी एम है वो बी इफेक्टिव का साइन कंपोनेंट है। बट अगर हम इसको रेशियो निकालेंगे तो मैग्नेट ऑफ द अर्थ एंड मैग्नेट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट वो रेशियो आपको 1045 मिलेगा, वो 1 हो जाएगा। तो बी एम अगर अपॉन बी करेंगे तो आपको 1045 मिलेगा, तो 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है एंड अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम होना चाहिए। तो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कितना, तो कि भाई वो कौन सा पॉइंट है, मैग्नेट का कौन सा वाला पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट है वो एक्सिस वाला पॉइंट है। तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट, तो मैग्नेट का एक्सिस के लिए 2 म्यू 0 अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब एंड इज इक्वल्स टू अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का हमको क्वेश्चन है दिया है 0.42 गॉस, 0.42 10⁻⁻⁴ टेस्ला। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 म्यू 0 का मतलब 4 पाई 10⁻⁻⁷, डाइपोल मोमेंट 5.25 10⁻⁻² अपॉन 4 पाई आर क्यूब फाइंड करना है इज इक्वल टू 0.42 इंटू 10⁻⁻⁴। तो फ्रेंड्स क्या इसके ऊपर से आप आर क्यूब और उसका क्यूब रूट निकालो तो आपको आर मिल जाएगा। क्या ये बात समझ में आया आपको? Yes, sir. चलो अब सेम चीज हम किसके लिए, देखो ये मैंने पहले पहले बी वाला कर दिया, केस 2 पहले मैंने कर दिया, एक्सिस का पहले कर दिया। अब क्या करेंगे हम, नॉर्मल बाइसेक्टर केस 1 अभी हम करेंगे, केस 1 अभी हम अब सॉल्व करेंगे। चलो केस 1, तो अब ये कोई यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे यहाँ पे पॉइंट ले रहा हूँ। तो ये जो पॉइंट है वो इक्वेटर का पॉइंट है। तो इक्वेटर पे आपको पता होगा कि मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, मैग्नेट के खुद के डाइपोल मोमेंट के अपोजिट। तो मैग्नेट का खुद का जो डाइपोल मोमेंट है वो साउथ टू नॉर्थ है, तो उसके अगेंस्ट मतलब नॉर्थ टू साउथ। तो यहाँ पे ये जो डायरेक्शन होगा ये बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में होगा। वैसे भी आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करके भी सोच सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करके भी सोच सकते हो कि यहाँ पे जो टेंजेंट होगा वो इसी हिसाब से होगा। तो इक्वेटर के कोई भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है मैग्नेट का खुद का वो उसके डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। डाइपोल मोमेंट मतलब साउथ टू नॉर्थ, उसके अपोजिट डायरेक्शन मतलब नॉर्थ टू साउथ। तो मैंने ये जो ड्रॉ किया वो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है और ये अर्थ का तो मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख ही रहा है। तो वापस से आपको क्या करना है, वापस से आपको रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाना है। तो वापस से आपको रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाना है। ये जो वाला जो है वो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाला, और ये वाला जो है वो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है।
आपको वापस से करना क्या है, आपको वापस से रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाना है। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिलेगा? तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा आपको कैसे? तो वापस से पैरेललोग्राम, और क्वेश्चन में वापस से दिया हुआ है कि ये जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ 45 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ 45। सो वंस अगेन वी कैन गिव द सेम थिंग दैट अर्थ का मैग्नेटिक जो फील्ड है वो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का कोस वाला कंपोनेंट है, एंड बी मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का साइन वाला कंपोनेंट है। मतलब वंस अगेन ये सारे टर्म्स एज इट इज, मतलब बी एम इज इक्वल टू बी वापस से आ जाएगा। बट अब फर्क कहाँ पे पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि अब ये जो पॉइंट है वो इक्वेटर पे है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा? 2 म्यू 0 अपॉन 4 पाई वाला नहीं लगेगा, के पी खाली म्यू 0 अपॉन 4 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू बी, ये लगेगा। अब आपको ये बी दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है आपको, आपको डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है, और यहाँ पे वापस से आपको आर फाइंड करना है। दोनों केस में आपको डिस्टेंस ही फाइंड करना था, बट एक बार आपको वो पॉइंट जो था वो इक्वेटर पे लेना था, दूसरी बार ये जो पॉइंट था वो एक्सिस पे लेना था। तो क्या ये चीज आपको समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. सो इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? Yes, sir. ओके। क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 अभी नहीं कर पाएंगे हम, 16 एंड 17 को अभी नहीं कर पाएंगे। 18th क्वेश्चन देखते हैं क्या हो सकता है। अ लॉन्ग स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल केबल। ओके, 18th क्वेश्चन पे आ जाओ। A long straight horizontal cable carries a current of 2.5 ampere in the direction of 10 degree south of west to 10 degree north of east। मतलब क्या लिखा है मैं आपको बताऊं, क्या कहना क्या चाहते हैं। आपको पता है कि ये जो है वो नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट एंड वेस्ट। तो क्या दिया है कि एक करंट कैरिंग वायर, वेरी लॉन्ग वायर, 2.5 एम्पियर करंट लो साउथ ऑफ वेस्ट, मतलब वेस्ट से साउथ की तरफ, एंड नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। मतलब समझ में आया वो वायर जो कैसा था, वो वायर कैसे पड़ा होगा। नाउ यू कैन अंडरस्टूड द हाउ द वायर इज लोकेटेड। सो द वायर इज लाइक दिस, 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट एंड 10 डिग्री, आप देख सकते हो 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट एंड 10 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो ऐसे वायर पड़ा हुआ है। तो क्या ये आपको समझ में आया वायर कैसे पड़ा हुआ है, और करंट ऐसे फ्लो हो रहा है उसमें से 2.5 एम्पियर। अच्छा, तो 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट एंड 10 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो ये खत्म हुआ। नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 10 डिग्री, या वेस्ट से साउथ की तरफ 10 डिग्री, मतलब ये 10 डिग्री दिया हुआ है। चलो अब क्या है, द जियो द मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ दिस प्लेस इज एट द एंगल 10 डिग्री वेस्ट ऑफ द जियोग्राफिक मेरिडियन। देखो तो अब क्या है कि मैग्नेटिक मेरिडियन जो है वो, ये जो है वो जियोग्राफिक मेरिडियन, मैं आपको बताऊं कि ये जो है वो जियोग्राफिक मेरिडियन है। ये वाला जो ग्रीन वाला मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये जियोग्राफिक मेरिडियन है। तो ये एक पूरा परपेंडिकुलर प्लेन है, ऐसा सोचना है आपको। और ये अभी मैं जो ड्रॉ करने वाला हूँ डार्क रेड कलर का, वो आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है। अभी जो मैं ड्रॉ करने वाला हूँ वो आपका हो जाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन।
और वो मैग्नेटिक मटेरियल भी 10 डिग्री पे है, वो ऐसा दिया हुआ है। सो फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट इज द, ये जो है वो जियोग्राफिक मेरिडियन है। और ये जो दिया है वो मैग्नेटिक मेरिडियन है। और यहाँ पे ये जो एंगल है वो भी 10 डिग्री है, ऐसा दिया हुआ है, फ्रॉम नॉर्थ टू वेस्ट। तो ये सब करके करना क्या है? तो यहाँ पे वेस्ट ऑफ द, अच्छा मतलब ये 10 डिग्री डेक्लिनेशन भी दिया हुआ है। द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट दिस लोकेशन इज 0.33 गॉस एंड द एंगल ऑफ डीप इज 0। सो लोकेट द लाइन ऑफ अ न्यूट्रल पॉइंट। देखो यहाँ पे जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो उसके मैग्नेटिक साउथ नॉर्थ के तरफ होता है। तो ये जो मैं अभी जो लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं जो सारे लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस है। सो दिस ऑल लाइंस आर करस्पॉन्डेंट टू द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ये सारे जो लाइंस मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग टू है। सो these आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो मुझे नल पॉइंट फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड होंगे, एक तो अर्थ का जो है वो होगा जो उसके मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में होगा, और दूसरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वायर का होगा। तो वायर का जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो वायर को आपको आपको पता है कि वायर का अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? You have to hold the wire in such a manner, you have to hold the wire in such a manner that your thumb is in the direction of current. So your finger wounded, right hand finger wounded around the wire, right hand side finger wounded around the wire will give you the direction of magnetic field of the wire. तो वायर का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए आपको वायर के अराउंड फिंगर वाउंड करना पड़ेगा। तो अगर आप फिंगर वाउंड करोगे तो आपको इस टाइप का कुछ सिचुएशन मिलेगा। कैन यू इमेजिन द सिचुएशन? ये जो मैंने ड्रॉ किया वो, यस सर। हाँ बोलो। कुछ नहीं सर। समझ में आया ये वायर का मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिलेगा? हाँ सर। तो वायर का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। तो कोई मुझे बताएगा नल पॉइंट कहाँ पे मिलेगा मुझे? अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इंक्लाइन है और वायर का ऐसे राउंड है, तो मुझे नल पॉइंट ऐसा ऐसा पॉइंट मुझे फाइंड करना है कि जहाँ पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड 0 हो। तो वो मुझे कहाँ पे मिलेगा? मतलब ये जो प्लेन है एक्स प्लेन, मतलब ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो प्लेन है उसके थोड़े ऊपर तरफ मिलेगा या नीचे तरफ मिलेगा? अभी जो मैंने ड्रॉ किया इसके हिसाब से ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। और मुझे ऐसा पॉइंट निकालना है कि जहां पे रिजल्टेंट 0 हो। रिजल्टेंट कब 0 हो सकता है? सर ऊपर की तरफ। हाँ, रिजल्टेंट तब 0 हो सकता है जब ये वायर का मैग्नेटिक फील्ड एंड अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए। तो वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है ये मैंने ये बताया, देखो ये जो है वो वायर का मैग्नेटिक फील्ड है। मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। तो दिस वन इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द वायर। तो वो मैंने कैसे, ये कैसे पता चला? तो कि भाई वायर को ऐसे पकड़ना है कि आपके करंट के डायरेक्शन में आपका थंब हो। सो ये हमारा वायर है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे होगा। तो आप देख सकते हो कि वायर के थोड़े ऊपर की साइड ऐसा पॉसिबल होगा कि नल पॉइंट मिले। तो एट नल पॉइंट आई कैन डेफिनेटली से दैट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द अर्थ मस्ट बी कम्स आउट टू बी, दोनों इक्वल। सेम हो जाए। तो एक्चुअली ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। अब वायर का कोई मुझे बताएगा वायर का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? वेरी लॉन्ग वायर। तो वेरी लॉन्ग वायर, वायर का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? 2 kp के। अरे वायर वायर डाइपोल थोड़ी ना है ये। वेरी लॉन्ग वायर म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई आर, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वायर, वेरी लॉन्ग वायर। एंड अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मतलब उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट,
उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना होता है आपको ऑलवेज, एंड दैट इज अ बी cos phi। एंगल ऑफ डीप वैसे जीरो है, एंगल ऑफ डीप जैसे जीरो है, आपको बी भी दिया हुआ है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है कि भाई ये 0.33 कॉस है, आपको आई दिया हुआ है, म्यू जीरो आपको पता है, तो क्या ये लोकेशन आपको मिल जाएगा? Yes, sir. बस, तो क्वेश्चन तो बहुत बड़ा था बट उसका सॉल्यूशन तो एक ही स्टेप का है। तो कैन यू फाइंड द लोकेशन ऑफ द नल पॉइंट? तो आपको Yes, sir. नल पॉइंट कैन बी फाउंड एट दिस मच डिस्टेंस अबोव द वायर, अबोव द वायर एट दिस डिस्टेंस। इज इट ओके फ्रेंड्स? Yes, sir. ओके, ओके, सो ओके, अब जो क्वेश्चन है वो अभी नहीं कर सकते हम उसको, अब थोड़ा थ्योरी कंसेप्ट बाकी है, उसके बेस पे क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, अब एक काम करते हैं, थोड़ा आपको सुनना है, सोचना है, समझना है। मैं है ना क्वेश्चन नंबर 5 पे आता हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे आता हूँ, तो उसमें आपको थोड़ा समझना है। अच्छा फ्रेंड्स, एम आई ऑडिएबल टू यू? मेरी आवाज़ आपको आ रही है? Yes, sir. ऋषि, ऋषि, एम आई ऑडिएबल टू यू? ऋषि दोषी, अमन, हाँ सर। आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ आवेदन सर। ओके, वंशिका, एम आई ऑडिएबल टू यू? Yes, sir. ओके, आस्था, Yes, sir. हित सोयांतर, Yes, sir. ओके फाइन। देखो, थोड़ा आप इंटरेक्ट हो मेरे साथ तो मज़ा आ जाएगा, थोड़ा इंटरेक्ट करो मेरे साथ, मेरे क्वेश्चन के आंसर देने का ट्राई करो तो मुझे भी थोड़ा मज़ा आएगा। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये इसमें देखो क्वेश्चन ऐसा है, वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 5, हम 5th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5, देखो क्वेश्चन ऐसा है कि फिगर 5.5 shows a small magnetized needle P placed at the point O। मतलब ओरिजिन पे एक P, देखो यहाँ पे ओरिजिन पे एक डाइपोल, एक मैग्नेटिक नीडल पड़ा हुआ है, ये रहा, ये नीचे की साइड आपको दिख रहा है, वो पॉइंट पे पड़ा हुआ है। द एरो शोज okay, the arrows shows the direction of its magnetic moment। मतलब ये जो P का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो ऊपर की साइड है, ऊपर की साइड है उसका डायरेक्शन मैग्नेटिक। the other arrows shown different position of a dipole moment of needle q। तो ये जो हमारे पास वैसे दो ही नीडल है, दो मैग्नेटिक नीडल है, एक पी है एक क्यू है। तो पी को तो फिक्स किया हुआ है, पी नीडल को तो ऑलवेज फिक्स किया हुआ है, और क्यू के अलग अलग पोजीशन में, क्यू के अलग अलग पोजीशन वहां पे रखे हुए हैं। तो क्वेश्चन ऐसा है कि विच कन्फिगरेशन, मतलब पी एंड क्यू का कौन सा कन्फिगरेशन स्टेबल इक्विलिब्रियम शो कर रहा है, और पी एंड क्यू का कौन सा कन्फिगरेशन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम शो कर रहा है। चलो माय क्वेश्चन नंबर 1, किसी को पता है स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम में डायरेक्शन इक्वल होते हैं और कौन अनस्टेबल कौन डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम में एकदम ऑपोजिट। किसके डायरेक्शन इक्वल होते हैं, बट किसके, मतलब किसके डायरेक्शन इक्वल होता है, बट कौन कौन से डायरेक्शन? सर मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड। वेरी वेरी गुड। तो एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड खुद का डाइपोल मोमेंट, खुद का डाइपोल मोमेंट एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में होना चाहिए तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, और वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो एक बार पहले क्वेश्चन फिर से समझ लेते हैं। हमारे पास दो मैग्नेटिक नीडल है पी एंड क्यू, दो नीडल है पी एंड क्यू, पी को फिक्स किया हुआ है, पी को एग्जैक्टली बीच में फिक्स किया हुआ है, और मैग्नेटिक नीडल क्यू
जो दूसरा वाला मैग्नेटिक नीडल है उसको अलग अलग 6 जगह पे अलग अलग हिसाब से रखा हुआ है। तो ये 6 केसेस में से कौन से केसेस हमको स्टेबल इक्विलिब्रियम देंगे और कौन से अनस्टेबल देंगे, और कौन सा नंबर 1 कौन सा केस इक्विलिब्रियम ही नहीं है, स्टेबल या अनस्टेबल दोनों में से एक भी इक्विलिब्रियम नहीं है, कौन सा वाला स्टेबल है कौन सा वाला अनस्टेबल है। और क्वेश्चन नंबर 3, इन विच कॉन्फ़िगरेशन द पोटेंशियल एनर्जी इज लोएस्ट, सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी कौन से केस में है 6 केस में से। तो अब मैं ये फिगर को थोड़ा टारगेट करता हूं। यू आर जस्ट लुक एट द फिगर, क्या आपको ये फिगर दिख रहा है? यस सर। ओके, तो फ्रेंड्स मैं है ना पी को अभी जस्ट कॉन्सेंट्रेट द मैग्नेट नीडल पी को कॉन्सेंट्रेट करो, नीडल पी को कॉन्सेंट्रेट करो। क्या आप नीडल ये पी को कंसंट्रेट कर सकते हो फ्रेंड्स, क्या ये देखा आपने? ओके, अब मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुनना। ये नीडल पी है, वो ओरिजिन पे मतलब पॉइंट ओ पे है। तो अभी जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, कोई मुझे बताएगा वो पी के लिए कौन सा वाला लाइन है? एक्स एक्सिस। नहीं, वो मैग्नेट पी के लिए कौन सा वाला लाइन है? इक्वेटोरियल। हाँ, तो कैन आई से Q1, Q2, Q3 and Q5, all these dipoles are located on the equator of the dipole P. क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? यस सर। Q1, Q2, Q3, Q5, all of them are located on the equator of the P. क्या ऐसा कह सकते हैं? यस सर। एंड Q2, Q4 एंड Q6 के बारे में क्या कह सकते हैं? Q4 एंड Q6 के बारे में? वो एक्सिस पे। वेरी गुड। चलो सबसे पहले हम याद कर लेते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं। तो इफ एम एंड खुद का नहीं, दूसरे का, एक्सटर्नल बी, दूसरे वाला का बी, आर इन अ सेम डायरेक्शन, देन इट इज सेड टू बी अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। And if dipole moment of any magnet and magnetic field over there, वहां पे कोई बाहर का दूसरे का magnetic field are in opposite direction, if they are in opposite direction, then it is said to be unstable equilibrium। चलो ये आपको पता है। अब यहाँ पे here I can say पोजीशन Q का Q1, Q2, Q3 and Q5 positions, these positions are on, बोलो क्या लिखूं मैं? इक्वेटर। इक्वेटर ऑफ P, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? इक्वेटर यस सर। मैग्नेट P, मैग्नेटिक नीडल P, इक्वेटर ऑफ उसको एक टाइप का मैग्नेट ही बोल सकते हैं, मैग्नेट P। सर बट हमें तो डायरेक्शन से मतलब है ना। नहीं वो अभी मुझे पता है क्या मतलब है, मतलब आप थोड़ी देर मेरी बात सुनो। एंड कैन आई से Q4 एंड Q5 आर ऑन एक्सिस ऑफ अ मैग्नेट P, क्या ये आपको समझ में आया? चलो ये लिखा है वो समझ यस में सर। आपको?
अब देखो, हाँ अब सर। अब मैं है ना, केस नंबर 1 हम अलग अलग 6 केसेस लेंगे। केस नंबर 1, पी एंड Q1 को साथ में देखेंगे, बाकी सब भूल जाओ। तो पी को देखो, Q1 को देखो। तो मुझे ये बताओ कि ये जो Q1 पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो Q1 का डाइपोल मोमेंट तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आप देख सकते हो। देखो Q1 का जो डाइपोल मोमेंट है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। बट वहां पे ये जो पी का मैग्नेटिक फील्ड मायने नहीं देता। पी का जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा Q1 के लोकेशन पे, पी का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा? तो फ्रेंड्स, पी के लिए तो वो जो Q1 पॉइंट है वो इक्वेटर पे है, और इक्वेटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है खुद का, वो उसके खुद के डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। मतलब पी का मैग्नेटिक फील्ड आपको लेना है, क्यू का डाइपोल मोमेंट लेना है। तो Q1 लोकेशन पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। डाइपोल मोमेंट ऑफ द क्यू इज टुवर्ड्स अ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, आई कैप। और वहां पे मुझे बताएगा कोई पी का मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में होगा? पी का मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द पी, मैग्नेट पी। तो पी के लिए वो कौन सा पॉइंट है? तो कि भाई इक्वेटर का पॉइंट है, तो इक्वेटर के लिए जे मैग्नेटिक, कैप। हाँ क्या होता होता है? जे कैप। गलत, माइनस जे के पाएगा। क्यों माइनस जे कैप क्यों आएगा? बिकॉज डाइपोल मोमेंट ऑफ द पी कौन से डायरेक्शन में है? मुझे ये बताओ कि डाइपोल मोमेंट ऑफ पी इज इन प्लस वाई डायरेक्शन। देखो पी का जो डाइपोल मोमेंट है वो प्लस वाई डायरेक्शन में है, एंड इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड खुद के डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो P का जो डाइपोल मोमेंट है वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है। तो P के द्वारा उसके इक्वेटर के सारे पॉइंट पे, उसके इक्वेटर के सारे जो पॉइंट है वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा P का, वो उसके खुद के डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। मतलब मैं सब चारों पॉइंट पे मैं बता देता हूँ, मैं चारों पॉइंट पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ कि P का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उसके डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। So these arrows are showing the magnetic field of due to the magnet P. तो P के द्वारा ये इक्वेटर के जितने भी पॉइंट है वहां पे P के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो खुद के डाइपोल मोमेंट जो ऊपर की तरफ है, ये दिस इज द डाइपोल मोमेंट ऑफ द P, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो चलो क्या ये पता चला? तो व्हाट इज द एंगल हियर बिटवीन द M एंड B? for Q1, for P and Q1, PQ1 सिस्टम के लिए, एंड दूसरा सिस्टम है PQ2, ये दोनों के लिए मुझे बताओ। ये दोनों में आप देख सकते हो कि Q का जो डाइपोल मोमेंट है और P का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो मतलब एंगल कितना होगा? 90। तो ये कौन सा वाला इक्विलिब्रियम हुआ? स्टेबल हुआ, अनस्टेबल हुआ या ना हुआ? हुआ ही नहीं। सो नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो ये जो दोनों केसेस है वो नॉट इन इक्विलिब्रियम होगा। अब केस नंबर 1 एंड 2 दोनों खत्म हो गए। केस नंबर 1 भी खत्म हुआ, केस नंबर 2 भी खत्म हो गया, केस नंबर 2 भी खत्म हो गया। अब केस नंबर 3, केस नंबर 3 के बारे में सोचो, PQ3 के बारे में सोचो। चलो अब Q3 यहाँ पे है। अब आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि ये दोनों डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन एंड P का मैग्नेटिक फील्ड दोनों, सेम डायरेक्शन में। हाँ तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट ऑफ द Q एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द B आर इन सेम डायरेक्शन। मतलब थीटा कितना हुआ? 0। मतलब ये क्या हुआ? स्टेबल इक्विलिब्रियम। चलो केस नंबर 4 के बारे में सोचो। अब PQ4। अब फ्रेंड्स ये Q4 एंड Q5 जो है वो P के कौन से वाले पॉइंट है?
Q4 एंड Q6 वाले। एक्सिस। हाँ एक्सिस, और एक्सिस पे पी का मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में होता है? डाइपोल मोमेंट में। उसके खुद के डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में। डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में मतलब ये मैंने बता दिया, देखो ये मैंने बताया, ये यहाँ पे एंड यहाँ पे दोनों जगह पे मैंने डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में मैंने शो किया मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ पी। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ पी एक्सिस पे खुद के डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होता है। तो डाइपोल मोमेंट नीचे से ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड भी मैंने बता दिया नीचे से ऊपर। तो अब मुझे बताओ कि पी क्यू फोर, और मतलब पी एंड क्यू फोर के लिए मैं कह सकता हूँ कि डाइपोल मोमेंट और क्यू का डाइपोल मोमेंट एंड पी का मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्या कह सकते हैं? स्टेबल, सेम। क्या सेम है क्या? ये क्यू का तो नीचे की तरफ है डाइपोल हाँ मोमेंट। सॉरी, ऑपोजिट, अनस्टेबल। एंगल कितना होगा फ्रेंड्स? कितना एंगल होगा? 180। तो क्या होगा इसका मतलब? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। चलो केस नंबर 5, पी क्यू फाइव के बारे में सोचो। पी एंड क्यू फाइव, तो पी एंड क्यू फाइव, तो आप देख सकते हो कि डाइपोल मोमेंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की साइड है, तो वापस से कौन सा एंगल होगा? 180, वापस से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एंड केस नंबर 6, पी एंड क्यू सिक्स, पी क्यू सिक्स के बारे में सोचो। तो ये P एंड Q6, तो वहां पे दोनों एक ही डायरेक्शन में है। थीटा कितना होगा फ्रेंड्स दोनों के बीच में? 0। 0, तो कौन सा वाला होगा फ्रेंड्स? स्टेबल। ये JEE में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये टाइप का क्वेश्चन JEE में पूछा गया था। तो यहाँ पे क्या होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन के आपको आंसर देने थे कि कौन सा वाला केस जो है वो आपको इक्विलिब्रियम नहीं देगा। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या आएगा? कौन सा वाला जो केस है वो इक्विलिब्रियम नहीं है, नॉट इन द इक्विलिब्रियम। तो कौन कौन नॉट इन द इक्विलिब्रियम है? Q1 और Q2। PQ1 एंड PQ2, दिस इज नॉट इन द इक्विलिब्रियम। अब दूसरा वाला कौन स्टेबल इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में कौन कौन है? PQ3 और PQ6। हाँ, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में PQ3 एंड PQ6। और कौन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है? PQ4 एंड PQ5। PQ4 एंड PQ5। अब एक और क्वेश्चन है, इन विच केस द पोटेंशियल एनर्जी इज द मिनिमम मोस्ट। पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम कहाँ पे है वो भी फाइंड करना है। इन विच यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अब थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छी बात है, मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे ये चीज समझने लायक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस एम बी कोस थीटा। अब इफ यू वांट टू मेक द पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको नेगेटिव को मैक्सिमम करना पड़ेगा, तो कोस 0 करना पड़ेगा आपको। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस एम बी कोस 0 1। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि कौन कौन से केस ऐसे है कि जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम मोस्ट हो सकती है। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम मोस्ट कौन कौन से केसेस में हो सकती है जहां पे थीटा 0? तो कौन से 2 पॉसिबिलिटीज है अभी हमारे पास? सर स्टेबल इक्विलिब्रियम वाले। हाँ, PQ3 एंड PQ6। बट अब मैं आपको ऐसा बोलूंगा कि दोनों में से एक ही आंसर करेक्ट है। तो ये दोनों में से कौन सा आंसर करेक्ट है, कोई बताएगा मुझे सोच के? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी चाहिए मुझे, तो हमको ये तो पता चल गया कि थीटा तो 0 लेना पड़ेगा, तो थीटा 0 वाले ऑप्शन 2 है, एक PQ3 है, PQ6 है। अब मुझे ये पता करना है कि दोनों में से ज्यादा मिनिमम किसका है। दोनों में से ज्यादा मिनिमम किसका है? PQ6। PQ6 क्यों, कोई बताएगा PQ6 क्यों? सर शायद वो एक्सिस पे है इसलिए। हाँ देखो, ये PQ6 में क्या है, देखो इन PQ6 द मैग्नेटिक फील्ड इज अ 2 म्यू 0 अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब। एंड इन द PQ3 कंडीशन, द B इज इक्वल्स टू ओनली म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब। तो कौन से वाले में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है?
हाँ PQ6। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जिसमें ज्यादा, वहां पे ज्यादा नेगेटिव आंसर मिलेगा आपको। बी जहां पे ज्यादा होगा वहां पे ज्यादा नेगेटिव आंसर मिलेगा, तो वो सबसे कम रहेगा। तो ये PQ3 भी कैंसल। तो क्या ये बात आपको समझ में आया? यस सर। तो सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी ये 6 केस में से कौन से केस में मिलेगा आपको? तो PQ6 में। वैसे हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज थी, PQ3 भी था, PQ6 भी था, बट PQ3 क्यों एलिमिनेट हो गया पता चला आपको? बिकॉज Q3 वाला जो पॉइंट था वो इक्वेटर पे था, 6 वाला जो पॉइंट है वो एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है इक्वेटर से। इसके वजह से। क्या ये बात आपको समझ में आया? हाँ यस सर। सर। तो ये फिफ्थ, इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको भेज दूंगा। टेक्स्ट बुक में बहुत आप देखो तो बहुत अच्छे से समझाया हुआ नहीं है, वैसे लार्ड सर के बुक में अच्छे से दिया हुआ है बहुत डिटेल में। तो ये क्वेश्चन वैसे पूछने लायक नहीं है, बट इसमें से JEE में क्वेश्चन पूछा था एक बार कि ऐसे 3-4 केसेस दिए थे और बताया था कि भाई किस में कहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कहाँ पे अनस्टेबल है, कहाँ पे पोटेंशियल सबसे लोएस्ट होता है। तो ये क्या पूरा चीज आपको समझ में आया? यस सर। और सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे होगी सर? सबसे ज्यादा लाने के लिए आपको पहले तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम लेना पड़ेगा, बिकॉज वहां पे पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। और वहां पे भी एक्सिस वाला पॉइंट लेना पड़ेगा, वहां पे भी एक्सिस वाला पॉइंट लेना पड़ेगा। तो Q4 एंड Q5 भी के बीच में कौन एक्सिस वाला है? Q4। Q4। तो सबसे ज्यादा अगर पूछा है तो PQ4 आंसर आएगा। सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहाँ पे? तो PQ4 पे आएगा। इज दैट क्लियर टू यू? ओके सर। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम मैग्नेटाइजेशन, मतलब कोई ऑब्जेक्ट को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डालेंगे। तो जैसे कैपेसिटर के दो प्लेट के अंदर कोई हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को प्लेस करते थे एंड उसका पोलराइजेशन होता था, तो ऐसा ही कुछ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम कोई मटेरियल डालेंगे तो उसका मैग्नेटाइजेशन होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर जो पूरा है वो मैग्नेटाइजेशन के बेस पे है। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर दिस चैप्टर इज ओवर। आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाएगा। फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों ने ये मेरे जो नोट्स हैं न्यूमेरिकल्स MCQ के नोट्स आपने कलेक्ट कर लिए होंगे। तो